हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम करेंगे पाठ 3 भोपाल की सैर। तो भोपाल नाम आपने सुना होगा कई बार टीवी में, समाचार में, अखबार में, या फिर अपने मम्मी पापा के नाम से भोपाल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ बच्चे जो कि घूमने भी गए होंगे। तो मैं आपको थोड़ा बहुत भोपाल के बारे में बताती हूँ। जो भोपाल है वह मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है। भोपाल को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहचान यहाँ के बड़े तालाब से है। भोपाल में जो है बहुत बड़े बड़े तालाब हैं, इसलिए इसको बड़े तालाब की वजह से भी जाना जाता है। यहाँ पर कई छोटे पहाड़ भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गर्मी तथा सर्दी दोनों में ही सामान्य मौसम रहता है। मतलब कई जगह जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन भोपाल का जो मौसम है वहाँ पर गर्मियाँ भी सामान्य होती है और सर्दियाँ भी सामान्य होती है। यहाँ का जो बहुत ही अच्छी जगह है जो यहाँ पे देखने योग्य है वह है छोटा तालाब, बड़ा तालाब, भीमबेटका अभयारण्य, शहीद भवन तथा भारत भवन। तो भोपाल अगर कोई जाए तो वहाँ पर उनको ये सब चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे जगह देखने योग्य है। तो अब हम अपना आज का पाठ शुरू करते हैं, भोपाल की सैर। तो आज सुगंधा बहुत खुश है। उसके स्कूल के सभी बच्चे अध्यापकों के साथ भोपाल घूमने जा रहे हैं। मीनाक्षी मैडम और राकेश सर बात कर रहे हैं कि कुल कितनी बसें चाहिए। आप लोगों के भी स्कूल में आपने देखा होगा कि पिकनिक के लिए प्रोग्राम बनता होगा, कहीं घूमने जाने के लिए प्रोग्राम बनता होगा। तो उसके लिए सारी चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि आप बस से जाओगे या रिक्शे से जाओगे या फिर कार से जाओगे या वैन से जाओगे। तो उसी तरह यहाँ पर मीनाक्षी मैडम और राकेश सर भी बात कर रहे हैं कि उनको जो भोपाल की सैर के लिए जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए कितनी बसें चाहिए। तो मीनाक्षी मैडम कहती हैं हमें 4 बसें चाहिए। राकेश सर बोलते हैं मुझे लगता है 5 की ज़रूरत पड़ेगी। मीनाक्षी मैडम हर बस में 50 सीटें हैं, पहले पता कर लें कि कितने बच्चे जा रहे हैं। तो अब वो कहते हैं कि मीनाक्षी मैडम बोलती हैं कि हमें 4 बसें चाहिए होंगी। राकेश सर बोलते हैं कि नहीं, मुझे लगता है 5 बसें चाहिए होगी। तो अब कितनी बसें चाहिए ये पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमारे कुल बच्चे कितने जा रहे हैं। क्योंकि एक बस में 50 सीटें हैं, तो अब हम पहले ये पता लगाएंगे कि कुल कितने बच्चे जा रहे हैं, फिर उससे हमें पता चलेगा कि हमें कुल कितनी बसें चाहिए होंगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि कक्षा 1 से 33 बच्चे जा रहे हैं, कक्षा 2 से 32 बच्चे, कक्षा 3 से 42 बच्चे, कक्षा 4 से 50 बच्चे तथा कक्षा 5 से 53 बच्चे जा रहे हैं। तो जो कुल बच्चे हैं, हम इन सारी कक्षाओं के बच्चों की संख्याओं को जोड़ देंगे तो उनका जोड़ आएगा 210 बच्चे। तो यानी कि जो घूमने जा रहे हैं सभी सारे कुल बच्चे हैं 210 बच्चे। अब उसमें पूछा है कि क्या हमें, यहाँ पे आप देख रहे हो छोटा सा यहाँ पे है कि क्या हमें 4 बसों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक बस में 50 बच्चे जा सकते हैं तो 4 बसों में कितने बच्चे जाएंगे। अगर एक में 50 जा रहे हैं तो 4 बसों में 50 को आप 4 से गुना कर दोगे तो वो आ जाएगा 200 बच्चे। यानी कि 4 बसों में 200 बच्चे ही जा पाएंगे।
तो यहाँ पे आपसे अगला सवाल यही पूछा है कि अगर उन्हें 4 बसें मिलती हैं तो कितने बच्चे बैठ पाएंगे। तो हम वहाँ पर 4 बसों में 200 बच्चे बैठ पाएंगे। तीसरा सवाल पूछा है क्या कोई बच्चा बैठने से रह जाएगा। तो आपको पता है कि हमारे जो कुल बच्चे हैं वह हैं 210 बच्चे और 4 बसों में 200 सीटें हैं, तो यानी कि 200 बच्चे बैठ जाएंगे। तो 210 में से अगर आप 200 घटा दोगे तो हमारे 10 बच्चे अभी रह गए हैं जिनको कि अभी सीट नहीं मिली है। अब आगे मैडम बोलती हैं थोड़े से बच्चों के लिए हम एक और बस नहीं मंगवा सकते, हम मिलजुल कर बैठ जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि 10 ही बच्चे बचे हैं, तो 10 बच्चों के लिए एक अलग से बस मंगवाना, तो मैडम कह रही है कि वो हम नहीं मंगवाते, जो 10 बच्चे हैं वो मिलजुल कर बैठ जाएंगे उन्हीं बसों में। अब यहाँ पर बसों के इंतज़ार में साहिबा बार बार लाइन से बाहर निकलकर देख रही थी कि बस आ रही है या नहीं। अचानक वह ज़ोर से चिल्लाई, अरे मुझे बस दिखाई दे गई है, भागो खिड़की वाली सीट पर कब्जा करो। तो आप लोग भी जब बसों में या गाड़ी में जाते होंगे तो आप लोगों को भी मन करता होगा ना कि खिड़की वाली सीट पर बैठना है। तो उसी तरह यहाँ पर भी वो कहती है कि अरे भागो खिड़की वाली सीट पर कब्जा करो। दूसरे बच्चे भी जोश में आकर उछल कूद करने लगे, लेकिन रुको, ये क्या, ये बसें तो बहुत छोटी हैं। बहस शुरू हो गई। अब वहाँ पे टीचर ने देखा कि जो बस आई है वो छोटी बस है, तो उनमें फिर बहस होने लग गई। हमने तुम्हें बड़ी बसें लाने को कहा था। तो जो टीचर है वो ड्राइवर को कहती है कि हमने आपको बड़ी बस लाने को कहा था। तो ड्राइवर कहता है हमारे पास ज़्यादा बड़ी बसें नहीं थी, इसलिए हम बहुत सारी छोटी बस ले आए हैं। और वह कहता है कि हर छोटी बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं। सभी बच्चों के बैठने के लिए कितनी छोटी बसों की ज़रूरत होगी। तो आपने देखा था जो पहले बस थी बड़ी, उसमें एक बस में 50 बच्चे बैठ सकते थे, और अब जो है इस छोटी बस में एक बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं। तो अब हमें ये पता लगाना है कि हमें कितनी बसों की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एक छोटी बस में जो सीट की संख्या है वो है 35। सैर पर जाने वाले जो कुल बच्चे हैं उनकी संख्या है 210। तो हम 210 को 35 से भाग कर देंगे तो हमारे पास बसों की संख्या आ जाएगी 6। यानी कि जो हमारी छोटी बस है जिसमें कि एक बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं, वो छोटी बस हमें 6 बसों की ज़रूरत पड़ेगी। 6 बसों में हमारे सारे बच्चे आ जाएंगे। अब यात्रा शुरू हो गई। चलो जल्दी करो, पहले ही 9 बज चुके हैं। तो सर यहाँ पे कहते हैं कि चलो जल्दी चलो, 9 बज चुके हैं, यानी कि उनकी जो यात्रा है वो 9 बजे शुरू हो चुकी है। जैसे ही बसों ने चलना शुरू किया, बच्चे खुशी से उछलने लगे और ज़ोर ज़ोर से गाने लगे। तो आप लोग भी जब कहीं जाते हो तो आप टाइम पास करने के लिए गाने गाते हो, अंताक्षरी खेलते हो या फिर कुछ खेल खेलने लगते हो। तो इसी तरह यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी उछलने लगे और ज़ोर ज़ोर से गाने लगे। कुछ बच्चे बाहर के हरे मैदान और पहाड़ों के नज़ारों का मज़ा ले रहे थे। अब इंदिरा कहता है हम भोपाल कब पहुँचेंगे। तो आशा मैडम उसको जवाब देती है अगर हम रास्ते में कहीं ना रुके तो हमें 2 घंटे में पहुँच जाना चाहिए। तो आशा मैडम ने उसको बताया कि अगर रास्ते में वे कहीं भी नहीं रुकेंगे तो वो 2 घंटे में भोपाल पहुंच जाएंगे। तो अब आप बताओ लगभग कितने बजे वो पहुंचेंगे। अगर वो 9 बजे वहाँ से निकले हैं और 2 घंटे में पहुंचेंगे तो 9 में आप 2 जोड़ दोगे तो यानी कि 11 बजे वो लोग लगभग 11 बजे पहुंच जाएंगे।
अब मंजीत पूछता है, बहुत दूर है क्या? तो भीमसेन सर बोलते हैं, लगभग 70 किलोमीटर दूर है। रूबी कहती है, क्या हम रास्ते में कहीं रुकेंगे? राकेश सर जवाब देते हैं, शायद भीमबेटका, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर। अब हमें अगला सवाल पूछा है, अगर वह भीमबेटका जाएं तो वह वहाँ पहुँचेंगे, यानी कि आपको बताना है कि अगर वो भीमबेटका जाते हैं तो कितने बजे पहुँचेंगे। 10 बजे से पहले पहुँचेंगे, 10 और 11 बजे के बीच में पहुँचेंगे या 11 बजे के बाद पहुँचेंगे। तो हमें यहाँ पे भोपाल की दूरी बताई हुई है कि भोपाल तक की दूरी है 70 किलोमीटर और भीमबेटका की दूरी यहाँ पे दी है 50 किलोमीटर। तो अभी बताया था ऊपर आशा मैडम ने कि भोपाल पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि 70 किलोमीटर की दूरी पूरा करने में उन्हें 2 घंटे लगेंगे और 70 किलोमीटर का आधा यानी कि 35 किलोमीटर को पूरा करने में उनको 1 घंटा लगेगा। तो 50 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में यानी कि भीमबेटका तक पहुंचने में जो उनको समय लगेगा वो 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा और 2 घंटे से कम, यानी कि उन्हें भीमबेटका पहुंचने में 10 से 11 बजे के बीच में वह पहुंच जाएंगे। जब वह सब बातें कर रहे थे तो बहादुर चिल्लाया, वाह नर्मदा नदी! सभी खिड़की से बाहर देखने लगे। रूबी, अरे कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है, चलो अंदाज़ा लगाएं कितनी चौड़ी है। रूबी कहती है, अरे ये जो नदी है यहाँ पे नर्मदा नदी, ये कितनी लंबी और बहुत चौड़ी भी है, तो अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो गोपी कहता है 100 मीटर, नहीं और भी ज़्यादा, पता नहीं कितनी। विक्टोरिया कहती है, यह ज़रूर ही आधा किलोमीटर से ज़्यादा होगी। फिर आशा मैडम सब बच्चों को कहती हैं, देखो यहाँ लिखा है, यह पुल 756.82 मीटर लंबा है, इसलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नर्मदा लगभग 500 मीटर। आपको बताना है कि क्या विक्टोरिया सही थी। विक्टोरिया ने ऊपर आपको यहाँ पे बताया है कि यह ज़रूर ही आधा किलोमीटर से ज़्यादा होगी, तो हमें ये बताना है कि जो विक्टोरिया ने अंदाज़ा लगाया है वो सही है या गलत है। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आधा किलोमीटर में हमारे हो जाएंगे 500 मीटर। और पुल की लंबाई हमें दी है यहाँ पे 756.82 मीटर, जो कि आधे किलोमीटर से ज़्यादा है। तो नदी आधे किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ी है। तो यानी कि हमें क्या पता चलता है, विक्टोरिया ने जो अंदाज़ा लगाया वो सही अंदाज़ा लगाया है। अब सदफ कहता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता 500 मीटर। तो आशा मैडम कहती है, देखो हमारी बस लगभग 5 मीटर लंबी है, सोचो इस पुल पर एक के पीछे एक कितनी बसें खड़ी हो सकती हैं। इसके बाद अगला सवाल है, क्या तुमने कभी किसी लंबे पुल को पार किया है? वह लगभग कितने मीटर लंबा होगा? तो इस पे हम कहेंगे, हाँ मैंने एक लंबे पुल को पार किया है जो कि 756.42 मीटर लंबा था। यानी कि अगर आप कहीं और किसी और पुल को जो कि इससे भी लंबा हो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इस पुल की लंबाई तो पता ही, आप इसके बारे में लिख सकते हो यहाँ पर कि हाँ आपने एक लंबे पुल को पार किया है जिसकी लंबाई यहाँ पे आपको दी हुई है 756.42 मीटर। फिर सभी बच्चे पुल से नीचे झांकते हुए नदी को देखने लगे। राकेश सर, अब पानी का स्तर काफ़ी नीचा है,
यह पुल से लगभग 40 मीटर नीचे है। यानी कि जो पानी का स्तर है वो पुल से 40 मीटर नीचे है। तो आशा मैडम कहती है, लेकिन मैंने इस पानी को बरसात में देखा है, जब ये बहुत ऊपर तक आ गया था, तब तो यह पुल से लगभग 15 मीटर नीचे था। तो आशा मैडम बताती हैं कि जब बरसात बारिशों का मौसम था तो अभी जो स्तर है वो पानी का वो पुल से 40 मीटर नीचे है, लेकिन जब बारिशों का मौसम था तो उसमें पानी का स्तर पुल से सिर्फ 15 मीटर ही नीचे था। यानी कि पानी बारिश की वजह से ऊपर आ गया था। तो आगे सवाल पूछा है, नर्मदा के पानी के स्तर में बरसात वाले मौसम और अब के मौसम के बीच कितना अंतर है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो अब पानी का स्तर है वो है 40 मीटर और बरसात के मौसम में जो पानी का स्तर है वो है 15 मीटर। तो 40 में से आप 15 को घटा कर दोगे तो हो जाएगा 25 मीटर। यानी कि जो अंतर है वो है 25 मीटर। बच्चे नदी के बारे में थोड़ी देर तक बातें करते रहे। अचानक एक झटके के साथ बस रुकी। ओह, पेट्रोल पंप, 2 बसों में डीजल डलवाना होगा। सभी बसें एक लाइन में खड़ी हो गई। बच्चे खिड़की से गर्दन बाहर निकाल कर देखने लगे कि डीजल कैसे भरा जाता है। कुछ बच्चे नीचे उतर आए ताकि वे पास से देख सकें। हर एक बस में डीजल भरने में 15 मिनट लगते हैं, तो 2 बसों में डीजल भरवाना है, इसलिए वह लोग वहाँ लगभग कितने मिनट रुकेंगे। तो अगर एक बस में डीजल भरने में 15 मिनट लग रहे हैं तो 2 बस में भरने में हमें समय लगेगा 15 गुना में 2, यानी कि 30 मिनट वहाँ पे वे लगभग रुकेंगे। अब इसका मतलब है कि उन्हें पहुँचने में कितने मिनट की देरी हो जाएगी। तो उन्हें, क्योंकि वहाँ पे वे 30 मिनट ज़्यादा रुके हैं, तो 30 मिनट की ही उनको पहुँचने में देरी हो जाएगी। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं, अरे इसका पेट इतना बड़ा है, यह तो पहले ही 100 लीटर ले चुका है। फिर दूसरे बच्चे कहते हैं, इसलिए हमें डीजल के लिए 3500 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि उसमें 100 लीटर डीजल भरा है, जिसके लिए कि उन्हें 3500 रुपये देने पड़ेंगे। अब आप चित्र में देखो और 1 लीटर डीजल की कीमत मालूम करो। तो आप चित्र में देख रहे हो कि डीजल लिखा है 100 लीटर और 100 लीटर डीजल का जो कीमत है वो है 3500 रुपये। तो आप 1 लीटर की कैसे निकालोगे? 3500 को 100 से भाग दे दोगे। भाग करने के बाद आएगा 35 रुपये। तो यानी कि अगर 1 लीटर डीजल डलता है और 1 लीटर डीजल का जो कीमत है वो होगी 35 रुपये। अब आगे लिखा है, जब बसों में डीजल भरा जा रहा था, कुछ बच्चे पेट्रोल पंप के पास के शौचालय चले गए। अमन को शौचालय से बाहर आने में कितना समय लगा। तो यहाँ पे एक बच्ची ऐसी हंसी मजाक करते हुए कहती है, अमन को खाली होने में उतना ही समय लगा जितना एक बस में डीजल भरवाने में। तो आपने ऊपर पढ़ा था कि एक बस में डीजल भरने में 15 मिनट का समय लगा था। तो इसका मतलब अमन को शौचालय से बाहर आने में 15 मिनट लगे। तो अब आज की कक्षा हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और बाकी यानी कि भीमबेटका की ओर हम अगली कक्षा में जाएंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप इसको दोहराएं और अच्छे से समझें। हेलो बच्चों, तो मैं आ गई हूँ आपका पाठ भोपाल की सैर को पूरा करने। तो अब हम चलते हैं भोपाल की ओर और
भोपाल में हम जाएंगे भीमबेटका की ओर। तो इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो आपको याद होगा कि कैसे पेट्रोल की कीमत निकाली थी, कैसे हमने नर्मदा नदी की चौड़ाई और लंबाई के बारे में पढ़ा था, और कैसे हमने बसों की संख्या निकाली थी। और अब हम जा रहे हैं भीमबेटका की ओर। तो यहाँ पे लिखा है, बसों में डीजल भरवाने के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई। अब बच्चों को यह बताया गया कि वह पहले भीमबेटका रुकेंगे। अंजन, भीमबेटका क्या है? रैना मैडम, यह एक जगह है जहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं और गुफाओं में चित्रकारी की गई है जिन्हें 10,000 साल पहले बनाया गया था। तो यहाँ पे बताया है कि भीमबेटका हम रुकेंगे। तो एक बच्चा पूछता है कि भीमबेटका क्या है? तो जो मैडम है वो बताती है कि भीमबेटका बहुत सारी गुफाएं हैं और इन गुफाओं में कुछ चित्रकारी की गई है जो कि 10,000 साल पहले बनाई गई थी। तो सुमोतो, 10,000 साल, मैं तो 1,000 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। गोपी, ओ 1,000 साल तो बहुत होते हैं, मैं तो 100 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। गौरी, मैं 100 साल के बारे में सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की दादी माँ 100 साल की है। मंजीत, इसका मतलब यह गुफाएं लगभग 100 परदादी माँ जितनी पुरानी है। तो सभी यहाँ पर फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। बच्चे गुफाओं में की गई चित्रकारी को देखना चाहते थे। लगभग 11 बजे वे भीमबेटका पहुँचे। कमाल है, यहाँ पे एक बच्चा देखता है, पहले चित्रकारी को देखता है और आपने देखा है कि वो लगभग 11 बजे भीमबेटका पहुँच गए हैं। फिर वो बच्चा चित्रकारी देखकर कहता है, कमाल है, 10,000 साल पहले भी वह इतनी अच्छी चित्रकारी कर सकते थे, वो भी चट्टानों पर। फिर दूसरा बच्चा कहता है, अरे ये चट्टानें हजारों साल पुरानी हैं। शंकर, इस चित्र में बहुत बड़े बड़े सांड बने हैं। अरे मुझे एक बात सूझी है, इन चित्रों में मैं सांडों को गिनता हूँ और तुम हिरणों को गिनो। तो बच्चों ने क्या करा, यहाँ पर जो चित्र बने थे इसको भी एक उसकी तरह कर लिया कि हम इसमें जो चित्र बने हैं इनको गिनते हैं। तो शंकर कहता है, मैं सांडों को गिनता हूँ और तुम हिरणों को गिनो। बोनोमाला कहती है, मैं लोगों को गिनती हूँ, देखते हैं कौन ज़्यादा है, सांड, हिरन या लोग। तो एक बच्चा कहता है 37, मैंने 37 सांड गिने। वहीं पर फिर दूसरी बच्ची कहती है 112, 113, 114, मैंने 117 हिरन गिने हैं। अब आपको बताना है यहाँ पर सांड से हिरन कितने ज़्यादा हैं। तो आप देखोगे कि हिरन की जो संख्या है वह 117 है और सांड की संख्या जो है वह 37 है। तो आप 117 में से 37 को घटा कर दोगे, वो संख्या आएगी 80, यानी कि हिरन की जो संख्या सांड से ज़्यादा है वो 80 ज़्यादा है। हमारे पास हिरन सांड से 80 ज़्यादा है। उसके बाद लेकिन बोनोमाला सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि लोगों की संख्या सांडों और हिरणों की संख्या दोनों को मिलाकर उनसे ज़्यादा थी, लेकिन उसकी गिनती 200 से कम थी। अब यहाँ पे बोनोमाला सबसे ज़्यादा खुश है क्योंकि लोगों की संख्या जो है वो ज़्यादा है, किससे? सांड और हिरन दोनों की संख्या को मिलाकर जो संख्या बनी उससे भी ज़्यादा, लेकिन 200 से कम थी।
तो अब आप यहाँ पे बताओ उसने कितने लोगों को गिना होगा, 214, 154, 134 या 177। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हिरन और सांड दोनों की संख्या मिलाकर हमने जोड़ा उसको। 117 में हमने 37 को जोड़ा तो कुल संख्या आई 154। अब यहाँ पे वर्णमाला ने बताया था कि उनके जोड़ की संख्या से ज़्यादा है लेकिन 200 से कम है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहली संख्या है 214 और हमें बताया है कि 200 से कम है। दूसरी संख्या है 154, तो 154 तो हमने जोड़ निकाला है लेकिन वो जोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी संख्या है 134, 134 हमारे जोड़ की संख्या से कम है। और चौथी संख्या है 177, जो कि आप देख रहे हो दोनों संख्या के जोड़ से ज़्यादा भी है और 200 से कम भी है। तो वर्णमाला ने 177 लोगों को गिना। अब गाइड ने बताया कि यहाँ कुल मिलाकर 600 गुफा चित्र हैं। यहाँ पे गाइड बताता है कि यहाँ पर जो है 600 गुफा चित्र हैं। अब भीमबेटका से चलने का समय हो गया था। अब वहाँ से चलने का समय हो गया है। वह लगभग 1 घंटा बिता चुके थे। तो वहाँ पे उन्होंने कितना समय बिताया, 1 घंटा। तो अब आप बताओ कितने बजे होंगे। आपने ऊपर देखा था कि वह लोग भीमबेटका में 11 बजे पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ पे 1 घंटा बिताया। तो 11 में 1 जोड़ोगे 12 बजे, यानी कि अब 12 बजे होंगे। आखिरकार अब वह भोपाल की ओर चल पड़े। अब उन्हें वहाँ 1 घंटे से भी कम समय में लगभग पहुँच जाना चाहिए। तो कितने बजे पहुँच जाना चाहिए, उन्होंने बोला कि 1 घंटे से कम समय में, यानी कि 12 में हम 1 और जोड़ देते हैं यानी कि 1 बजे। तो लगभग 1 बजे तक वह लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब आप लोग कहीं घूमने जाते हो, कहीं सैर पे जाते हो, तो आप लोगों को रास्ते में भूख लगती होगी, फिर आप कुछ स्नैक्स खाते होंगे, चिप्स खाते होंगे, बिस्किट खाते होंगे। तो इसी तरह भोपाल की इस शहर में भी अब भोजन का समय हो गया है। बच्चों को अब तक भूख लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने अपने खाने के डिब्बे खोल लिए। बिस्कुट, संतरे और केले भी सभी बसों में बांटे गए। हर एक बच्चे को 1 संतरा, 1 केला और 5 बिस्कुट दिए गए। सभी बच्चों ने संतरे और बिस्कुट लिए, पर 38 बच्चों ने केले नहीं लिए। कितने संतरे, बिस्कुट और केले बांटे गए। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कुल कितने संतरे, कितने बिस्कुट और केले बांटे गए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है कि सैर पर जाने वाले कुल बच्चों की संख्या थी 210। सभी बच्चों को 1-1 संतरा बांटा है, तो 210 गुना में 1, यानी कि हमारे जो कुल संतरे बांटे गए हैं उनकी संख्या है 210। इसके बाद सभी बच्चों में 5-5 बिस्किट बांटे गए हैं। तो हम कुल बच्चों की संख्या यानी कि 210 को 5 से गुना कर देंगे तो 1050, यानी कि 210 बच्चों की संख्या में 1000 बिस्कुट बांटे गए। अब हमें केलों की संख्या का पता लगाना है कि हमने कुल कितने केले बांटे। तो आपको पता है कि कुल बच्चों की संख्या थी 210, जिसमें से कि यहाँ ऊपर बताया है कि 38 बच्चों ने केले नहीं लिए। तो हम 210 में से 38 को घटा कर देंगे, यानी कि 172, और सभी को 1-1 केला दिया है। तो कुल बांटे गए केलों की संख्या होगी 172। अब
मंजीत और भानु ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और समय बिताने के लिए पहेलियां बुझाने लगे। मंजीत, मुझे वह संख्या बताओ जो 100 और 150 के बिल्कुल बीच में पड़ती हो। तो भानु कहता है पहले 120 नहीं, 130 नहीं, फिर वह कहता है यह 125 होगी। मंजीत, बिल्कुल ठीक, अब तुम पूछो। तभी और भी बच्चे उनमें शामिल हो गए। वह सभी तरह तरह की पहेलियां बुझाने लगे। पहेली क, मैंने 4 टॉफ़ी अपने 4 दोस्तों में बांट दी और 3 टॉफ़ी फिर भी बच गई। कुल कितनी टॉफ़ी मेरे पास थी? तो उसने बोला है कि उसने 4 दोस्तों में 4 टॉफ़ी बांटी। तो आप 4 को 4 से गुना करोगे यानी कि 16। उसके बाद उसने कहा कि बांटने के बाद उसके पास 3 टॉफ़ी फिर भी बच गई। तो 16 + 3 यानी कि 19। तो उसके पास कुल टॉफ़ी की जो संख्या थी वो थी 19 टॉफ़ियाँ। पहेली ख, 3, 5 और 7 अंकों को मिलाकर तुम कितनी संख्याएं बना सकते हो? तुम 357 और 537 बना सकते हो। इसके अलावा और क्या बना सकते हो? तो इसके लिए आपको क्या करना है, हर एक नंबर को 3 बारी अलग अलग जगह पर लिखकर देखोगे। तो हमारी जो संख्याएं बनेंगी 357, 375, 573, 537, 735 और 753 यानी कि 6, हमारी 6 संख्याएं बनेगी। अब ग पहेली है, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है। संख्या क्या होगी? उसने बोला है कि कोई एक संख्या है जिसमें कि अगर आप 8 जोड़ देते हो तो वह दुगनी हो जाती है। अब आपको वो संख्या बतानी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस संख्या को मान लेते हैं x। अब हम उस संख्या में 8 जोड़ देते हैं यानी कि x जमा में 8। उसके बाद जब हमने उसमें 8 जोड़ा तो वो x जमा 8 बन गई। अब हम उस संख्या को दुगना कर देंगे यानी कि 2 गुना x बराबर में 2x। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम उसको उसमें x में या फिर उस संख्या में 8 जोड़ते हैं तो वो दुगनी हो जाती है। तो यानी कि 2x बराबर में x जमा में 8। अब हम क्या करेंगे, जो कि संख्या है यानी कि 8 को हम एक ही साइड रहने देंगे और 2x में से जो हमारे 8 के साथ जमा हो रहा था हम उसको 2x में से घटा कर देंगे। अब 2x में से अगर आप 1x घटा कर दोगे तो हमारे पास 1x बचेगा और इसको हम x ही मान लेंगे। तो x बराबर में हो जाएगा 8। तो हमारी जो वो संख्या है, जो हमें संख्या चाहिए वो होगी 8। अब है घ पहेली। ऐसी संख्या सोचिए जो 2, 3 और 5 से भाग हो जाए तथा 25 और 50 के बीच में हो। तो हमें जो संख्या है वो चाहिए 2 गुना 3 गुना 5 बराबर में 30। तो हमारी जो 30 संख्या है वो ऐसी संख्या है जो 2, 3 और 5 से भाग होती है और 25 से 50 के बीच में भी आती है। अब ण पहेली है। एक छोटी चींटी 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसलकर आ जाती है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो छोटी चींटी है वो 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चढ़ती है लेकिन फिर 2 सेंटीमीटर फिसल के वापस आ जाती है। तो इसका मतलब
वो 3 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर तो वो वापस आ गई है, तो हमारे पास बचा 1 सेंटीमीटर। तो वो 1 मिनट में सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही चलती है। उसके बाद हमें पूछा है उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा। अब अगर उसको 1 मिनट में वह 1 सेंटीमीटर चढ़ रही है तो 2 सेंटीमीटर चढ़ने में उसे 2 मिनट लगेंगे। अब आगे, हम कौन सी नाव में बैठे। बच्चे पहेलियों में इतना खो गए थे कि उन्हें पता भी ना चला कि वह कब ताल के पास पहुंच गए। यह एक बहुत बड़ा ताल था जिसके बीच में एक छोटा सा टापू बना हुआ था। ताल उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। उसमें बहुत सी बतखें शोर कर रही थी। कुछ बच्चों ने उन्हें पॉपकॉर्न खिलाए। उसके बाद आया सबसे मज़ेदार समय, नाव में घूमने का। आप लोग भी कभी नाव में घूमे होंगे, आपने भी देखा होगा कि नाव कई तरह की होती हैं और उसमें घूमने में बहुत ही मज़ा भी आता है। तो अब उसी बारे में यहाँ पे लिखा है। इसके लिए उन्हें नाव को चुनना था जो आसान नहीं था। वहाँ अलग अलग तरह की नावें थी जिसके टिकटों की कीमतें भी अलग अलग थी। वहाँ पर बहुत सारी नाव थी अलग अलग तरह की जिनके कीमतें अलग अलग थी। सबकी घूमने के लिए जो टिकट थी उन टिकटों की कीमत अलग अलग थी और उनके चक्करों का समय भी अलग अलग था। यानी कि उनमें जो घूमने का समय था कि आप उसमें कितने चक्कर लगा सकते हो या फिर जो चक्कर है वो कितने मिनट का है, कितने घंटे का है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप नीचे देखोगे नाव का नाम, टिकट की कीमत और समय। तो पहली नाव है डबल डेकर। डबल डेकर नाव की कीमत थी 30 रुपये, जिसमें कि बच्चे 45 मिनट तक घूमते। दूसरी नाव है पैडल बोट, जो कि आपने भी देखा होगा पैडल से, जिससे आप साइकिल के पैडल होते हैं उसी टाइप से कुछ पैडल वाली बोट होती है जो कि पैरों से चलानी पड़ती है आपको। उसका टिकट 15 रुपये का था और समय था 30 मिनट का। तीसरी है मोटर बोट, जिसके टिकट की कीमत 25 रुपये और समय है 20 मिनट का। चौथी बोट है चप्पू वाली नाव, जो आपने देखा होगा कि जो अधिकतर नाव आपने देखी होगी पिक्चर्स में, फिल्म में जो नाव होती है उसमें चप्पू होते हैं लकड़ी के, जो लोगों को चलाने पड़ते हैं, वो चप्पू वाली नाव। उसकी टिकट 15 रुपये की थी और 45 मिनट का समय था। हम चारों पैडल नाव लेते हैं और गौरी और उसके ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे। तो एक बच्ची बोलती है कि हम चारों पैडल वाली नाव लेते हैं और गौरी और उसके ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे। दूसरे बच्चे बोलते हैं हम मोटर नाव लेंगे, यह महंगी तो रहेगी पर बड़ा मज़ा आएगा। तो आपने देखा है ऊपर कि मोटर नाव की जो कीमत है वो पैडल बोट से ज़्यादा है। तो वो यही कह रहे हैं कि हम मोटर नाव लेंगे, उसकी कीमत तो ज़्यादा है लेकिन उसमें मज़ा बहुत आएगा। फिर और दूसरे बच्चे कहते हैं चलो हम चप्पू वाली नाव लेते हैं, ये महंगी भी नहीं है और हमें इससे आराम की सवारी में समय भी ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद है जो एक और है बच्चे, वो लास्ट में कहते हैं हे हम तो डबल डेकर लेंगे, इसमें संगीत भी सुनने को मिलेगा, इसकी कीमत ज़रूर कुछ ज़्यादा है पर समय भी तो ज़्यादा मिलेगा। अब नाव से जो अलग अलग तरह की नाव हैं उनसे जुड़े हुए यहाँ पर कुछ सवाल पूछे हैं। सॉरी। इंद्रा और भानु पहले मोटर नाव में गए, फिर उन्होंने चप्पू वाली नाव ले ली। उन्होंने कुल मिलाकर दोनों नाव के लिए कितने पैसे दिए। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मोटर बोट के लिए पहले उन्होंने दोनों यानी कि इंद्र और भानु दोनों ने पैसे दिए होंगे।
तो मोटर बोट के लिए उन्होंने 25 और 25 50 रुपये दिए। फिर उन दोनों ने चप्पू वाली नाव के लिए पैसे दिए 15 जमा में 15 यानी कि 30। अब हम क्या करेंगे, दोनों नाव के जो कुल पैसे हुए हैं उनको जोड़ेंगे, यानी कि 50 और 30 तो 80 रुपये। उन दोनों ने मिलकर दोनों नाव के लिए 80 रुपये दिए। अब उनको दोनों नाव को चलाने के लिए कितना समय लगा, तो यहाँ पर मोटर नाव का समय 20 मिनट है और चप्पू वाली नाव का समय 45 मिनट है। तो दोनों नाव को जो समय लगा वो हम 20 जमा में 45 यानी कि 65 मिनट का समय लगा। बच्चों का एक समूह डबल डेकर नाव में गया। उन्होंने कुल मिलाकर 450 रुपये दिए। कितने बच्चे डबल डेकर में गए? अब यहाँ पे क्या है कि बोला है कि एक बच्चों का ग्रुप है जिसमें जो कि डबल डेकर नाव में गया, उन्होंने 450 रुपये दे दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने बच्चे गए थे, वो आपको पता करना है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा है कि जो डबल डेकर में आप देखोगे, डबल डेकर नाव में एक बच्चे की सवारी की कीमत है, एक टिकट की जो कीमत है वो है 30 रुपये। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 450 को 30 से भाग कर देंगे, जो हमारे पास आएगा 15। तो यानी कि इसमें 15 बच्चे गए। अब हमें अगला सवाल पूछा है, कौन सी नाव 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है? तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और ऊपर आपने देखा है कि टेबल में बताया है पैडल बोट 1 चक्कर लगाने में 30 मिनट लेती है। तो पैडल बोट 2 चक्कर लगाने में लेगी 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है पैडल बोट। अगला है, कौन सी नाव आधे घंटे से कम समय में 1 चक्कर लगाती है? तो आधे घंटे का समय, इसका मतलब हुआ 30 मिनट। और आपने ऊपर टेबल में पढ़ा है जो मोटर नाव है वह 20 मिनट में 1 चक्कर लगाती है। चक्कर पूरा करने में मोटर बोट को आधे घंटे से या फिर 30 मिनट से कम समय लगता है। अब आगे पूछा है, किस नाव में सबसे कम पैसे में सबसे ज़्यादा समय मिलता है? तो आप ऊपर टेबल में देखो, जहाँ पे सारी टिकटों के कीमत के बारे में लिखा है, वहाँ पे पैडल बोट और जो चप्पू वाली नाव है दोनों की कीमत एक समान है और सबसे कम है। लेकिन अगर आप दोनों नाव का समय देखोगे तो चप्पू वाली नाव 15 रुपये में 45 मिनट तक घुमाती है और पैडल बोट 15 रुपये में 30 मिनट घुमाती है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि चप्पू वाली नाव हमें ज़्यादा की सबसे कम कीमत है, क्योंकि वो कम कीमत में ज़्यादा समय में घुमा रही है। इसके बाद जावेद ने 2 बार नाव चलाई। उसने कुल 40 रुपये दिए और 50 मिनट नाव चलाई। उसने कौन सी 2 नाव ली होगी? अब यहाँ पे बताया है कि जावेद ने 2 बार नाव चलाई है और उसने कुल 40 रुपये दिए हैं और 50 मिनट नाव चलाई है। तो अब आप बताओ कि उसने कौन सी नाव चलाई होगी? तो उस जावेद ने 2 नाव के लिए जो पैसे दिए वो है 40 रुपये। दोनों नाव में कुल समय जो कि उसने घूमा है वो है 50 मिनट। अब आपने ऊपर टेबल में देखा है पैडल नाव की सवारी और मोटर नाव की सवारी, अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो 15 जमा 25 हो गया 40 मिनट। और उसके बाद पैडल नाव की सवारी का समय यानी कि 30 और मोटर नाव की सवारी का समय यानी कि 20, दोनों को जोड़ के आया हमारे पास 50 मिनट। तो इसका मतलब हुआ जावेद ने पैडल नाव और मोटर नाव की सवारी ली।
वापसी, यानी कि वो लोग जहाँ गए थे सैर के लिए, तो सैर से वापसी का समय। बच्चे 4 बजे तक अलग अलग नावों को चलाते रहे। अब वापस लौटने का समय हो गया था। लौटते हुए वे कहीं नहीं रुकेंगे और 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो उन्हें होशंगाबाद तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन कितने बजे? तो यहाँ पे लिखा है कि वे लोग 4 बजे निकल रहे हैं और पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। तो 4 + 2 यानी कि 6 बजे तक वो लोग होशंगाबाद 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब आगे है पता करो। क्या तुम कभी स्कूल ट्रिप पर गए हो? कुल मिलाकर कितने बच्चे गए थे? ये आपको पता करना है, आपको अपना बताना है अपने बारे में, अपने दोस्तों के साथ बैठकर इस बारे में आप लोगों को चर्चा करनी है कि क्या आप लोग कभी स्कूल ट्रिप पर गए हो। अगर गए हो तो कुल मिलाकर कितने बच्चे गए थे, आप लोग कैसे गए थे और कितनी दूर गए थे। उसके बाद जहाँ आप गए थे वहाँ पहुँचने में कितना समय लगा, अगर आप बीच में कहीं रुके थे तो कितनी देर के लिए रुके थे। फिर हर एक बच्चे की यात्रा का खर्चा कितना आया, पता करने की कोशिश करें। अब आगे है अभ्यास। तो अभ्यास में सवाल 1 है, बताए गए 4 पुराने गुफा चित्रों में सबसे पुराना कौन सा है। आपको यहाँ पे 4 गुफा चित्र बताए हैं और उसमें बताया है कि वे कितना वर्ष पुराना है, लेकिन आपको ये बताना है कि सबसे पुराना कौन सा है। तो आप देख रहे हो, क है 4200 वर्ष पुराना, ख 1000 वर्ष पुराना, ग 8500 वर्ष पुराना, घ 1300 वर्ष पुराना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ग यानी कि 8500 वर्ष पुराना सबसे ज़्यादा पुराना है। इसके बाद है सवाल 2, एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं, 3 बसों में लगभग कितने बच्चे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि अगर एक बस में अगर 48 बच्चे जा सकते हैं तो 3 बसों में जाएंगे 48 गुना में 3 यानी कि 144 बच्चे। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग हमारे 150 जो है ग 150 बच्चे जा सकते हैं। तीसरा सवाल है, संख्याओं का कौन सा जोड़ 500 से ज़्यादा बनता है। तो इसके लिए आपको जो संख्याएं दी है उनको जोड़ना है और आपको देखना है कि कौन सी संख्या का जोड़ 500 से ज़्यादा बनता है। तो क 152 और 241 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारी संख्या बनती है 393। उसके बाद अगर हम 321 और 192 को जोड़ते हैं तो संख्या बनती है 513। इसके बाद अगर हम 99 और 299 को जोड़ते हैं तो संख्या बनती है 398। उसके बाद घ में है 401 और 91 को अगर हम जोड़ते हैं तो संख्या बनती है 492। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि जो हमारी संख्या है 513 वो वह संख्या है जो 500 से ज़्यादा बन रही है। तो इसका जो जवाब है वह है ख 321 + 192। अब चौथा सवाल है, किस समय पर क्या हुआ था, मिलान करो। आपको यहाँ पे देखना है क्या क्या चीज़ें वहाँ पर जो सैर पे गए थे वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों के बारे में लिखा है और वह किस समय पर हुई थी वह आपको लिखना है। नर्मदा नदी को पार करना। तो नर्मदा नदी को उन्होंने आपने देखा था कि वह लोग स्कूल से 9 बजे निकले थे, तो उसके थोड़ी देर बाद ही वह लोग नर्मदा नदी को उन्होंने पार करा। इसका मतलब 9:10 पर। तो इसमें लिखा है 9:10 सुबह। इसके बाद है भीमबेटका के चित्रों को देखना। तो भीमबेटका के चित्रों वो लोग लगभग 11 बजे के आसपास पहुंचे थे। तो उन्होंने भीमबेटका को चित्रों को जो देखा
वो देखा है 11:30 पर सुबह। फिर है पेट्रोल पंप पर, आपने देखा था वहाँ पर लिखा था पेट्रोल पंप पर जो समय पहुँचे थे, आप लोग पढ़ोगे इसमें। तो पेट्रोल पंप पर वो पहुँचे थे सुबह 9:30 पर। फिर है ताल पर बोटिंग, तो ताल पर बोटिंग उन्होंने करी थी दिन में 3 बजे। फिर है दिन का भोजन, आपने यहाँ पे देखा था दिन का भोजन उन लोगों ने किया था 12:30 पर। फिर होशंगाबाद वापसी, तो ये हमने देखा था 4 बजे निकले थे और 2 घंटे बाद पहुँचे थे, यानी कि 6 बजे। तो होशंगाबाद वापसी का समय था उनका 6 बजे का। अब यहाँ पर यह हमारा पाठ ख़त्म होता है। इसको अच्छे से पढ़ें, दोहराएं, समझें और मिलते हैं अगली कक्षा में।